नमस्कार। विभाग विनोद में मैं एस एन विनोद आज फिर उसी मुद्दे पर एक बार फिर चर्चा करने जा रहा हूं जिस पर पिछले दिनों हमने चर्चा की थी। या निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर जो विवाद खड़े हो रहे हैं, जो कुछ शंकाएं प्रकट की गई हैं और इससे संबंधित एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और इसमें जो तथ्य नए उभर कर सामने आ रहे हैं, बल्कि सरकार की ओर से जो कदम उठाया गया उस पर भी आपत्ति प्रकट की जा रही है। ध्यान रहे कि याचिका पर सुनवाई के दौरान एक आईएएस अधिकारी अरुण गोयल वीआरएस के लिए आवेदन करते हैं। सरकार तत्काल उस वीआरएस की आवेदन को मंजूर करती है और आनन फानन में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। सरकार का कहना है कि यह स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत नियुक्ति की गई है, लेकिन जिस प्रकार से जल्दबाजी की गई उससे शक प्रकट होता है और सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही उनकी नियुक्ति संबंधी संचिका को देखने के लिए मांग की है, कहा है कि इसे पेश किया जाए। लेकिन मामला यूं ही आसानी से खत्म होता नहीं दिखता, क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया कि अदालत संसद के काम में दखल न दे। यह इशारा करता है कि इस मुद्दे पर सरकार और अदालत के बीच में टकराव की संभावना है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत संसद द्वारा पारित कानूनों की भी समीक्षा कर सकती है और वो करती रहती है। इस मामले में जो मैंने कहा, जिस प्रकार से अरुण गोयल की नियुक्ति हुई उस पर संदेह तो प्रकट किया ही जाएगा, जबकि अदालत का रुख बहुत स्पष्ट है कि नियुक्ति प्रक्रिया ऐसी हो, नियुक्त व्यक्ति ऐसा हो जो हर तरह से न केवल सक्षम ईमानदार हो, बल्कि इतना निडर हो कि वह चुनाव आयुक्त के रूप में संविधान सम्मत कड़े फैसले ले सके, यहां तक कि आवश्यकता पड़ने पर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी एक्शन ले। यह आवश्यक है, क्योंकि जैसा हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी वस्तुतः अदालत के कंधों पर आ जाती है। जिस प्रकार हमारे यहाँ बहुदलीय संसदीय प्रणाली चल रही है, उसमें ऐसी संभावना बनी रहती है कि सत्तारूढ़ पक्ष अपनी इच्छा अनुसार अपने हित में फैसले लेता है। अदालत ने इस मामले में भी टिप्पणी की है कि हम यह देखना चाहते हैं, यह जानना चाहते हैं कि जब कोई कानून नहीं है, कोई कानून मौजूद नहीं है नियुक्ति संबंधी, और जब एक स्थापित परंपरा, जिसे आप टेस्टेड परंपरा कहते हैं, के अंतर्गत नियुक्ति करते हैं, तो ऐसे में इस बात का भय रहता है कि सरकार अपनी इच्छा अनुसार यस मैन माने हाँ में हाँ मिलाने वाले व्यक्ति को इस पद पर बैठा दे ताकि अपनी मनमानी कर सके। इससे लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। अदालत ने बिल्कुल सही टिप्पणी की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि इस संबंध में ऐसी कोई मजबूत प्रक्रिया स्थापित कर दिया जाए जब तक कानून नहीं बनता है कि सरकार मनमानी नहीं कर सके। और यह एक विडंबना है, पिछले 72 वर्षों से चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संबंधी कोई कानून नहीं बन पाया। कैबिनेट फैसले लेती है, प्रधानमंत्री के पास जाता है, प्रधानमंत्री फिर उसे अनुशंसित कर एक नाम को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त का नियुक्ति कर देता है। इसमें यह संभावना तो बनी रहती है
कि सरकार अपनी पसंद, या ऐसे कह लें कि सत्तारूढ़ दल अपनी पसंद के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है या करता है। अरुण गोयल के मामले में भी ऐसा होता दिखा है। वो एक आईएएस अधिकारी, वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, जब वीआरएस लेते हैं, स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लेते हैं, तो फिर आनन और फानन में उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर नियुक्त कैसे कर दिया जाता है? साफ है, स्पष्ट है, कहीं कुछ छुपा हुआ नहीं है, कोई शंका नहीं है। यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया। सेवानिवृत्ति के पूर्व वीआरएस का आवेदन तत्काल सरकार द्वारा उनके आवेदन को स्वीकार करना और फिर 2 दिन के अंदर में आनन फानन में मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर उनकी नियुक्ति, वह भी तब जब नियुक्ति संबंधी एक याचिका पर शीर्ष अदालत सुनवाई कर रही है, सुनवाई जारी है, इस बीच में नियुक्ति की जाती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने अहम में अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए अदालत को भी ठेंगा दिखाने की सोच ली? शायद ऐसा नहीं हो, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन आम लोगों के बीच में जो संदेश गया ऐसा ही गया, और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गोयल की नियुक्ति संबंधी फाइल को देखने के लिए मांगा है। हालांकि इस पर सरकार की ओर से आपत्ति प्रकट की गई, कहा गया कि सरकार के काम में अदालत दखल न दे। लेकिन बिल्कुल 2 टूक शब्दों में सुनवाई कर रही सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने कहा कि जब अगर अरुण गोयल की नियुक्ति में कोई अनियमितता नहीं हुई, स्थापित स्वस्थ प्रक्रिया का ईमानदारी से पालन करते हुए नियुक्ति की गई है, तो फिर इसमें डरने की क्या बात है? आप फाइल लाइए, हम देखना चाहते हैं, सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उनकी नियुक्ति में कोई अनियमितता तो नहीं हुई, और अगर अनियमितता नहीं हुई है तो फिर सरकार को डरने की क्या आवश्यकता है? इस टिप्पणी में जो निहित संदेश है वो बहुत साफ है कि सुप्रीम कोर्ट को संभवतः कहीं न कहीं आशंका है कि नियुक्ति के लेकर जो संदेह प्रकट किए जा रहे हैं उसमें कोई न कोई सच्चाई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और 2 टूक शब्दों में कहा है, कि मुख्य चुनाव आयुक्त एक ऐसा पद है जिस पर एक ऐसे ईमानदार और निडर व्यक्ति की नियुक्ति होनी चाहिए जो अवसर आने पर कोई भी एक्शन लेने में हिचके नहीं, और वह एक्शन प्रधानमंत्री के खिलाफ भी हो सकता है। सुनवाई के दौरान यह भी बात आई कि आजादी के बाद से अब तक क्या कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ दायर शिकायत पर किसी चुनाव आयुक्त ने संज्ञान लेते हुए कोई कार्रवाई की नहीं की है। यह एक ठोस प्रमाण है कि चुनाव आयुक्तों और फिर उन आयुक्तों में से एक मुख्य आयुक्त की नियुक्ति चूंकि सरकार अपनी पसंद से करती आई है, वे कभी भी बड़े एक्शन से अपने को पीछे करती रही है। इस बीच में यह हुआ, जिसमें हम पिछले दिन चर्चा कर चुके हैं, कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त टीएन शेषन के रूप में हुए थे, जिन्होंने संविधान प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग के महत्व को चिन्हित किया था, और उन्होंने दिखा दिया था सरकार की इच्छा के विरुद्ध जाकर समय पर सारी विधानसभाओं के चुनाव करवाने को लेकर के उन्होंने जो आदेश जारी किया, जो निष्पक्षता पूर्वक जो चुनाव करवाए, उसकी बड़ी तारीफ हुई। टीएन शेषन को आज याद किया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी उद्धृत किया उनके कार्यकाल को। यह वह समय था, ध्यान रखें, मैं विशेष रूप से उल्लेख कर रहा हूं बिहार प्रदेश का, जहां चुनाव में
यह आम था घपलेबाजी। जब बैलेट बॉक्स हुआ करते थे, बैलेट पेपर हुए थे, तो ठप्पा मरवा दिया गया, डाल दिया गया। सुविधा अनुसार अपने पक्ष में सत्ताधारी दल किया करते थे। वहां भी टीएन शेषन ने अत्यंत ही कड़ाई से सुरक्षा बलों की निगरानी में चुनाव संपन्न करवाए। निष्पक्षतापूर्वक चुनाव हुए। कुछ ऐसा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता दल के लालू प्रसाद यादव विचलित हो गए थे और उन्होंने बहुत ही अभद्र भाषा में टीएन शेषन के ऊपर टिप्पणी भी की थी। इस पार्श्व में आज जब यह बात पुनः उठी है और सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि चुनाव आयुक्त, विशेषकर मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है, किस आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है, उसकी पात्रता क्या है, तो इसमें सरकार को आपत्ति क्यों? सरकार ये क्यों कर रही है कि संसद के काम में, उसके काम में अदालत हस्तक्षेप नहीं करे? अदालत का काम है। अगर कुछ गलत होगा, गैर कानूनी होगा, संविधान विरोधी होगा, तो अधिकार तो इतना है कि वो स्वतः संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिकार प्राप्त है, संविधान ने अधिकार दिया हुआ है। ऐसे में अपेक्षा ये की जाती है कि सरकार, जो एक पक्ष है, इसमें एक पक्षकार है, हर तरह से अपना सहयोग, समर्थन अदालत को प्रदान करे। कहीं यह संदेश नहीं जाए कि सरकार कुछ छुपाना चाहती है। कहीं से भी आभास नहीं होना चाहिए कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया में कोई धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर संचिका की मांग की है तो उसे पेश करे ताकि अदालत संतुष्ट हो सके कि हाँ, नियुक्ति वैध है, गैर कानूनी नहीं है, स्थापित परंपराओं के अनुसार ईमानदारी पूर्वक उनकी नियुक्ति की गई है। यह लोकतंत्र में पारदर्शिता का एक नमूना होगा और हमारे लोकतंत्र में हमेशा पारदर्शिता का महत्व दिया गया है। आम जनता के बीच में कोई भ्रम पैदा नहीं हो, कोई शंका पैदा नहीं हो। इसलिए जब हमारे स्थापित कानूनों के क्रियान्वयन की बात आती है, उनको अमल में लाए जाने की बात आती है, तो हमेशा सत्ता पक्ष की ओर से, सरकार की ओर से पारदर्शी कदम उठाए जाते हैं। वर्तमान जो आलोच्य मामला है मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर अरुण गोयल की नियुक्ति का, तो उसमें जो बातें सामने उभर करके आई हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि सरकार को कोई बहुत बड़ी चिंता थी, बहुत बड़ी हड़बड़ी थी, जिसमें उन्होंने आनंद फानंद में पहले उनसे वीआरएस लिया, वीआरएस को स्वीकृति प्रदान की और फिर तत्काल उन्हें भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। इसमें संदेह प्रकट होता है। सरकार को इसका जवाब देना होगा और सुप्रीम कोर्ट अगर इसकी समीक्षा करती है तो यह बिल्कुल सही कदम होगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में आम जनता के बीच कोई ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए जिससे यह लगे कि सत्तारूढ़ दल निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पद पर नियुक्ति के मामले में कोई गलत कदम उठा रही है, कोई घपला हो रहा है। ऐसा संदेश नहीं आना चाहिए। हालांकि सरकार के उस अटॉर्नी जनरल ने बार बार यह कहा है कि नियुक्ति उस स्थापित परंपरा के अनुसार की गई है जो समय समय पर परीक्षा की कसौटी पर सफल साबित होते रहे। अगर ऐसा है तो इसका स्वागत है।
अदालत इसे देखेगी, इसकी समीक्षा करेगी और उचित निर्णय लेगी, यह सोचना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, पूरा दोहरा रहा हूं कि जिस तेजी के साथ हड़बड़ी में आनन फानन में अरुण गोयल की नियुक्ति हुई है, उससे तो संदेह प्रकट होता ही है। सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कई अवसरों पर मैं कह चुका हूं कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार जिस तेजी से विकास योजनाओं को क्रियान्वित कर सफलता के नए नए आयाम स्थापित कर रही है, उस बीच में अगर ऐसी कोई कथित गड़बड़ी सामने आती है तो यह उसकी पूरी की पूरी चरित्र को कलंकित कर देगा। इसमें सावधानी बरतना आवश्यक है और यह जिम्मेदारी केंद्र सरकार की, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। क्योंकि जैसा मैंने बार बार कहा है कि आज अगर कुछ भी देश में होता है, अच्छा या बुरा, तो इसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कंधों पर लादी जाती है और वह स्वयं भी इस बात से अच्छी तरह परिचित है। अतः यह आवश्यक है कि वर्तमान जो नियुक्ति का मामला है, जो विवाद है, उसका समाधान बिल्कुल सही ढंग से, कानून सम्मत, संविधान सम्मत ढंग से किया जाना चाहिए, ताकि देश को यह विश्वास रहे, बल्कि विश्वास और मजबूत हो कि हमारा देश कानून सम्मत नियमों के अंतर्गत चल रहा है, चाहे वह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का हो या अन्य कोई हो। हाँ, इसमें एक बात और बहुत स्पष्ट, चूंकि पहले मांग हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी कल इस बात को कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया में भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी शामिल किया जाए, ताकि जो जिसकी मांग हम बार बार कर रहे हैं, लोगों के बीच में ये संदेश जाए, बल्कि उनकी यह धारणा और मजबूत हो कि पूरी की पूरी प्रक्रिया का पालन ईमानदारी के साथ किया गया है, निष्पक्षता के साथ किया गया है, निडरता के साथ किया जा रहा है, बिना किसी प्रलोभन के, बगैर किसी दबाव के ऐसी नियुक्ति की गई है। यह हमारे लोकतंत्र के हित में होगा और स्वयं सत्ता पक्ष के हित में होगा। इस बात को ध्यान में रख करके जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है, जिस संचिका की मांग उसने की है, सरकार उस संचिका को पेश करे, इसका कोई विरोध न करे। यह सभी के हित में होगा, लोकतंत्र के हित में होगा।